पिछले 4 बार से रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज से फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसका नतीजा 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को आएगा और ये इस साल की आखिरी पॉलिसी होगी। ऐसे में मन में सवाल उठता है, मार्केट ये जानना चाहता है कि क्या हो सकता है इस पॉलिसी में, ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, या कंटिन्यूएशन में रहेगा पॉज, क्या आरबीआई अपने स्टैंड में कोई बदलाव कर सकता है, ग्रोथ के अनुमान में कोई चेंज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आरबीआई के तरफ से बाजार सुनना चाहता है। आवाज़ एमपीसी इसको समझने की कोशिश करता है। आवाज़ की अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें बहुत सारे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट होते हैं और उनके ज़रिए हम एनालाइज करने, समझने की या इन्फॉर्म्ड गेस करने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसी में क्या हो सकता है। तो इसी को आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो हमारे आवाज़ एमपीसी के सदस्य हैं उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी जी हमारे साथ हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के MD और कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता जी, साथ ही इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ एमपीसी में। जोशी जी, हमने 4 सवाल मूलतः सोचे हैं, इसी के इर्द गिर्द हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले 2 सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्या ये फिर से पॉज जारी रहेगा, इस बार कोई बदलाव नहीं करेंगे ब्याज में, और क्या आरबीआई अपने रुख में कोई बदलाव कर सकता है? देखिए, अभी तो वो बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन करेंगे। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि ग्रोथ पे अभी कोई उनके जो प्रीवियस पॉलिसीज था उसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया। ग्रोथ तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है। दूसरा, महंगाई की दर को वो 4% पे लाने की बात कर रहे हैं और अभी वो डिस्टेंस कवर करने में काफी टाइम है। अभी तो उनकी खुद की फोरकास्ट 5.4% की है इस साल की। तो इस स्थिति में जहां पे और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपनी हायर फॉर लॉन्गर की बात कर रहे हैं, जिससे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एक तरह से। तो इस स्थिति में आरबीआई रेट को जहां था पिछली 4 पॉलिसी में वही रखेगा और स्टांस को भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रखेगा। और विड्रॉल वो इस तरह से करेगा, एक तो उन्होंने पिछली बारी लिक्विडिटी को टाइट रखने का सिग्नल दे दिया था ओमो वगैरह के थ्रू। दूसरा, उसके बाद पॉलिसी के बाद उन्होंने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए थे सेक्टर्स के लिए, कुछ खासकर अनसिक्योर्ड लेंडिंग या फिर लेंडिंग टू एनबीएफसीज, क्रेडिट कार्ड्स, जिनमें बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही थी। तो वो भी एक तरह से टाइटनिंग ही होता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली रेट तो नहीं बढ़ाया पर रिस्क वेट बढ़ाने से कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बोरोअर के लिए उसके लिए वो बढ़ जाता है। तो वो भी एक तरह से टाइटनिंग ही है। तो ये इस तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी और फिलहाल हमें लगता है कि आरबीआई इसी पॉलिसी को जारी रखेगा। तो जोशी सर, चूंकि इतनी टाइटनिंग इनडायरेक्टली वो कर भी रहे हैं, तो और अब दुनिया भर में वो संकेत मिल रहे हैं कि लोगों ने भी पॉज कर दिए जहां से बहुत डर था, तो रुख में बदलाव क्यों नहीं कर सकते ये? देखिए, अभी आरबीआई ने पिछले 2-3 बारी बड़ा साफ बोला है कि वो उनकी जो आंखें हैं, वो निगाहें इन्फ्लेशन पे गड़ी हुई हैं, वो 4% पे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो उनको अभी वो अगर स्टांस न्यूट्रल कर देंगे तो फिर वो आप एक तरह से एक कदम पीछे ले रहे हैं। और जो स्टेप्स ले रहे हैं टाइटनिंग के, लिक्विडिटी वगैरह के, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन के साथ कंसिस्टेंट है, वो न्यूट्रल स्टांस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, अदिति जी, आपको क्या लगता है, क्या रिजर्व बैंक कर सकता है? देखिए, मुझे भी यही लगता है कि ये एक स्टेटस को पॉलिसी होगी, रेट्स पे भी और स्टांस पे भी। और अगर इन्फ्लेशन की, जैसे जोशी साहब ने अभी कहा, आरबीआई का बहुत ही क्लियरली टारगेट है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास आए। और पिछले महीने हमने इन्फ्लेशन दर में काफी अच्छी एक मॉडरेशन देखी थी, बट वो ट्रांजिएंट थी। हमारा ये अनुमान है कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में जो सीपीआई इन्फ्लेशन ट्रेंड आएगा वो 5.6% के आसपास होगा। तो अभी भी जिस तरह से हम इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद भी 6 महीनों में इन्फ्लेशन काफी वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन 4% से तो दूर ही रहेगी। फिर अगले साल का जो फिस्कल ईयर का जो दूसरा क्वार्टर होगा, वहां बेस इफेक्ट की वजह से हमें एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट होगी। लेकिन उस आशंका उस प्रोजेक्शन को अभी देखते हुए हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी रेट चेंज आरबीआई करना चाहेगा। एमपीसी की तरफ से हमें भी यही लगता है कि एक्सटेंडेड पॉज ही सबसे लाइकली आउटकम है।
स्पेशली जिस तरह से अभी एग्रीकल्चरल आउटलुक है, फूड इन्फ्लेशन की आउटलुक है, काफी सारी अनसर्टेनिटीज हैं और हमें नहीं लगता कि उसके साथ साथ स्टांस चेंज करना अभी एमपीसी कंसिडर करेगी। आरती जी, इन्फ्लेशन क्या एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ब्रेकअप देखें तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत हायर है अभी भी। पल्सेस का, ग्रेन्स का देखें तो बहुत ऊपर है, और सीजनल इन्फ्लेशन जो सब्जियों वाला होता है वो भी इस बार इस समय भी आप देखें तो बहुत ऊपर है। तो क्या ये थ्रेड टाइप की चीज़ है क्या, एक फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे? जी आदित्य जी। हाँ, इन्फ्लेशन का अभी जो वेजिटेबल प्राइसेस होती हैं वो नॉर्मली एक सीजनल पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे कि आपने कहा। लेकिन स्पेसिफिक वेजिटेबल्स में अगर कोई सप्लाई डिमांड का इशू हो जाता है तो हम देखते हैं कि 3 से 6 महीने के लिए एकदम से स्पेसिफिक वेजिटेबल्स के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उसके बाद वापस मॉडरेट हो जाते हैं। तो एक ये तो फूड इन्फ्लेशन में एक ये थ्रेट बना रहता है वेजिटेबल्स की तरफ से। दूसरा, अगर आप पल्सेस और सीरियल्स की तरफ देखें तो इस साल मॉनसून काफी खराब थी, काफी अनइवन थी और खरीफ का जो आउटपुट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो अभी अनुमान आए हैं वो अक्रॉस द बोर्ड सारे क्रॉप ग्रुप्स में एक कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर अभी जो रबी सीजन शुरू हो चुका है उसको देखें तो जो सोइंग है वो पिछले साल से 5% कम चल रही है पिछले 2 हफ्तों से, और साथ ही साथ रेजर्वोयर लेवल्स जो हैं वो भी हिस्टोरिकल एवरेज और पिछले साल से काफी कम है। तो रबी क्रॉप का भी आउटलुक अभी तो अच्छा नहीं दिख रहा। सोइंग पे भी इम्पैक्ट हो सकता है और मॉइस्चर अच्छा ना होने की वजह से जो यील्ड है उस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन के लिए अभी हमें एक बहुत ही कॉशियस आउटलुक दिख रही है, अनसर्टेनिटीज दिख रही हैं, और अगला मॉनसून नॉर्मल होना, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कि जो हम आरबीआई और एमपीसी एम्फोसिस देते जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन को 4% के टारगेट पे लाना है, तो विद इन दैट क्रिटिकल होगा कि मॉनसून अगले साल नॉर्मल हो ताकि फूड इन्फ्लेशन के कंपोनेंट में हम थोड़ी कमी देखें। जी जोशी सर, आपको कैसा लग रहा है इसके इंटरनल्स इन्फ्लेशन के? इवन जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है वो भी नॉर्मलाइज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली तो सॉफ्टन हुए हैं, बट उसका असर हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, तीन हिस्से होते हैं इन्फ्लेशन के। एक तो अभी अदिति जी ने फूड की बात की, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो फूड इन्फ्लेशन का रिस्क बना हुआ है, और ये इसके साथ साथ अभी एल नीनो एक्सटेंडेड रहेगा, इसकी भी बात चल रही है। तो अभी फूड इन्फ्लेशन पे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, और इसको ये अगर परसिस्टेंट रहता है, बार बार शॉक आता है फूड इन्फ्लेशन का, तो वो जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन भी बन सकता है। ये आरबीआई ने खुद ही कहा है। देखिए, जब कंफर्ट मिल रहा है इस समय, वो एक तो फ्यूल इन्फ्लेशन से मिल रहा है। एनर्जी में अगर आप बात कर रहे थे, फ्यूल इन्फ्लेशन अभी नेगेटिव चल रहा है। उसका वजह यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कुकिंग गैस प्राइसेस नीचे हैं, और अच्छी बात यह है कि जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं वो भी एक रेंज बाउंड है, वो 80-85 के आसपास ही अभी बने हुए हैं। और हमारा भी मानना यह है कि अभी आगे फिलहाल वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है। जो प्रोडक्शन कट्स जो ओपेक वगैरह या सऊदी ने जो लगाए हैं, उनका भी कुछ असर ज्यादा क्रूड ऑयल प्राइसेस पे नहीं दिखाई दे रहा। तो कहने की बात है, एक तरह से वहां कंफर्ट है। दूसरा कंफर्ट हमें आ रहा है कोर इन्फ्लेशन से, जिसपे आरबीआई बहुत ज्यादा फोकस करती है। कोर इन्फ्लेशन 4.3% पे आ गया, पर वो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी आगे फिर वो 5% की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से इनपुट कॉस्ट नीचे आने का असर भी है, और वो कंपनीज उसको थोड़े कुछ हद तक उन्होंने एंड कंज्यूमर्स को पास भी किया है। तो थोड़ा सा ये जो बहुत ही लो लेवल है कोर इन्फ्लेशन का, अभी कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन से नीचे है। तो ये जो कोर इन्फ्लेशन का कंफर्ट है, ये कितनी देर रहता है, इस पे काफी हद तक ये डिटरमिन करेगा कि 4% टारगेट पे आरबीआई पहुंच पाता है कि नहीं। और इन स्पीच जो फूड इन्फ्लेशन का खतरा है वो बना ही हुआ है, चाहे आप इसको राइस को ले लें, चाहे आप व्हीट ले लें, सीरियल्स एज अ ग्रुप, पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले साल भी पल्सेस की प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, और इस साल भी उसमें विपरीत असर मानसून का दिखाई दिया है। और पल्सेस हम इंपोर्ट भी करते हैं, वहां भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो पल्सेस इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय बनी हुई है। और स्पाइसेस इन्फ्लेशन तो पिछले 1 साल से
18-20% के आसपास घूम रही है। तो इन कैटेगरीज में वेजिटेबल्स की मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं, वो उनकी वॉलेटिलिटी चलती रहती है। पर सीरियल इन्फ्लेशन, फूड ग्रेन इन्फ्लेशन एक ऊंचे स्तर पे बनी हुई है। पल्सेस खास तौर पे बहुत 15-18% के आसपास की महंगाई चल रही। जय सर, आपको क्या लगता है? दो सवाल है मेरे पहले कि एक तो क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद लगती है, दूसरा आपने स्टैंड में कोई चेंज करेगा क्या आरबीआई? अच्छा, शायद जय सर का वीडियो फ्रीज हो रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ यहाँ पे, ब्रेक से तुरंत वापस आएंगे तो आगे की बातचीत शुरू करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी में। जयेश मेहता सर के पास चलते हैं। जयेश सर, क्या लग रहा है ब्याज दरों में कोई बदलाव और स्टैंड में कोई चेंज होगा क्या? कोई चेंज ब्याज दर में तो नहीं लगता है। स्टांस में देखिए ऐसा है कि हम लोग ने लगा दिया है हॉकी स्टांस, डोविश स्टांस और वो सब। ऑफ कोर्स अकोमोडेटिव विड्रॉल टू अकोमोडेशन वो चीज अलग है, बट हॉकी डोविश वैसा है नहीं, बट मार्केट उसको भी मानेगा कि बेसिकली हॉकी स्टांस रहेगा। सो वैसा कुछ होता नहीं है, बट ठीक है। सो बेसिकली नो चेंज इन स्टांस। लिक्विडिटी टाइट रखेंगे जो अभी भी रख रहे हैं, सो दैट दे विल कंटिन्यू। थोड़ा उस पे कुछ बोल देंगे लिक्विडिटी पे। सो इनडायरेक्टली 6.5 है भी रेपो रेट है, तो वी आर ट्रेंडिंग एट 675 एनीवे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन दिस पॉलिसी। ओके जोशी सर, क्या ग्रोथ के टारगेट रिवाइज कर सकता है आरबीआई? और साथ ही इसका कॉन्ट्रेरी है मेरे हिसाब से कि अगर ग्रोथ रिवाइज करेंगे तो फिर आगे भी रेट कट की संभावना बनेगी क्या FY25 में? तो जहां तक ग्रोथ का सवाल है, वो तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका जो मानना, उनकी फोरकास्ट सेकेंड क्वार्टर के लिए 6.5 की थी जीडीपी ग्रोथ की, और जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली 7.6 पे आया है। तो अगर वो अपनी बाकी की फोरकास्ट नहीं चेंज करते हैं बाकी के क्वार्टर्स के लिए, फिर भी ग्रोथ 6.8% हो जाती है। तो वो ग्रोथ अपग्रेड तो बिल्कुल अवश्य आएगा। इसका असर, मतलब मैं जैसा पहले कह रहा था कि जब ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा हो जाता है। अभी तो ग्रोथ उनको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है, तो उनका रुझान जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ ज्यादा है इस वजह से। तो वो आई थिंक ये अगले साल क्या होता है वो कुछ हद तक इस पे भी निर्भर करेगा कि ग्रोथ का मोमेंटम कैसे बनता है, ग्लोबली कितना जबरदस्त स्लो डाउन आता है। तो कुछ पॉन्डरेबल्स हैं अगले साल के लिए, पर हमारा मानना ये है कि अभी रेट कट फिलहाल अप्रैल जून क्वार्टर से पहले, अगले साल के उससे पहले होने की कोई संभावना नहीं है। आदित्य जी, अगर ग्रोथ रिवाइज कर रहे हैं आपके हिसाब से, आपको लगता है कि ग्रोथ रिवाइज हो सकती है, तो फिर आरबीआई रेट कट क्यों करेगा? जब ग्रोथ आ ही रही है तो हमें रेट कट करने की जरूरत क्या है? उनका रुझान इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा होती है तो उससे भी इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। आई थिंक दैट इज क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं कि जीडीपी ग्रोथ को नीचे लाएं और फिर उसके थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो अगर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है तो फिर उनका रुझान इन्फ्लेशन की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाता है। आदित्य जी, आपको क्या लगता है, रिवाइज होगी रेट ग्रोथ की? मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगी इस सवाल का जवाब देने के लिए। जो एमपीसी के फोरकास्ट थे क्वार्टरली FY24 के लिए, हमारा साल के शुरू से ही ये मानना था कि उनके Q1 और Q2 के फोरकास्ट थोड़े नीचे की तरफ थे और Q3 और Q4 के ज्यादा अग्रेसिव थे। और अभी तक जो हमारे पास एनएसओ के सामने से डेटा आया है वो यही दिखा रहा है कि Q1 और Q2 की ग्रोथ एमपीसी के फोरकास्ट से ऊपर आई है। और मैं अभी भी यही मानती हूँ कि ग्रोथ में काफी ऑप्टिकल स्लोडाउन काफी शार्प आएगा H1 और H2 के बीच में। तो जो जोशी साहब कह रहे थे वो ठीक है कि Q2 की ग्रोथ तो एमपीसी के अनुमान के ऊपर ही आई है, तो दैट वारंट्स एन अपवर्ड रिविजन इन द ग्रोथ फोरकास्ट। लेकिन मेरे हिसाब से उनके Q3 और Q4 के जो ग्रोथ फोरकास्ट हैं वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनको एक्चुअली नीचे की तरफ रिवाइज कर देना बेहतर होगा। तो अगर ये होता है तो हो सकता है कि फुल ईयर के ग्रोथ फोरकास्ट में चेंज ना हो और एक रीबैलेंसिंग हो H1 और H2 के बीच में। ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जय सर, आपको क्या लगता है? नहीं, ग्रोथ तो जोशी जी ने कहा वो मैथमेटिकली उनको चेंज करना ही पड़ेगा टूवर्ड्स अप।
तो ग्रोथ तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ का मोमेंटम भी बनाए रखना है। तो रेट कट का संभावना अभी तो नहीं लग रहा है, बट जब भी यूएस का जो अगर रेट कट का वो सब हो जाएगा सेकेंड हाफ में ऑफ 24, तभी मे बी वी कैन सी, अगर इन्फ्लेशन वो टाइम पे ठीक ठाक रहा तो देन वी कैन सी सम रेट कट। ऑफ कोर्स रेट कट से पहले तो यू नो वी हैव टू गेट बैक टू ओवरनाइट लिक्विडिटी एट 6.5। जो आज जो लिक्विडिटी टाइट है उसकी वजह से ओवरनाइट रेट आपका 6.75 के आसपास ही है आज लास्ट 3 महीने से, और अगले 3 महीने भी ऐसा ही रहेगा। ओके अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सवाल जोशी जी और अदिति से बहुत क्विकली चाहिए। जोशी जी, रेट कट आप करें अप्रैल के बाद पॉसिबल है, अगर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसका उल्टा होना चाहिए फिर। नहीं, देखिए, रेट कट का जो डिसीजन है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो ये है, इस पे डिपेंड करता है कि वेस्ट में क्या होता है। अगर वो अभी तक जो वो कह रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, ये बात तय है कि जो सिस्टमेटिकली सेंट्रल बैंक, इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे कि फेड या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जब वो रेट बढ़ाते हैं तो उसका असर इमर्जिंग मार्केट्स पे अवश्य पड़ता है। देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में इन्फ्लेशन एकदम मैनेजेबल है। उन्होंने अपना रेट इसीलिए बढ़ाया क्योंकि उनको कैपिटल आउटफ्लो और करेंसी पे प्रेशर दिखाई दे रहा था। तो अब मैं एक मोटी बात यह है कि क्योंकि स्टांस जो है फेड और ईसीबी का अभी ऐसा ही लग रहा है कि वो हायर फॉर लॉन्गर रहेगा, तो एक तो वो प्रेशर बना रहता है। दूसरा ये है कि ग्रोथ मोमेंटम अगले साल कैसा रहेगा। हमारा मानना यह है कि काफी हद तक वो मॉनसून पे डिपेंड करेगा, काफी हद तक वो डिपेंड करेगा कि ये एल नीनो, जिसकी अगर सुपर एल नीनो की भी बात की जा रही है अगले साल के लिए, ये किस तरह से प्ले आउट करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर प्रेशर में आएगा तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को जल्दी से नहीं काट सकता। तो काफी चीजें, काफी मूविंग पार्ट्स हैं इस मतलब हमारी जो अजम्पशंस हैं वो ये है कि ऑयल जो है वो 80-85 में अगले साल रहेगा। हम मान के चल रहे हैं कि अगले साल नॉर्मल मॉनसून होगा। उसके तहत आरबीआई जो रेट है वो अजम्पशंस अगर सही निकलती हैं तो आरबीआई अप्रैल और जून क्वार्टर में रेट काट सकता है। ओके, तो नेट नतीजा ये निकल रहा है कि इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, ना स्टैंस में कोई खास चेंज होगा और ना ही पॉलिसी रेट्स में। ग्रोथ को रिवाइज किया जा सकता है या रीस्ट्रक्चर किया, रीबैलेंस किया जा सकता है रादर। नेक्स्ट ईयर रेट कट होगा कि नहीं होगा, इसमें कई इफ बट्स हैं। क्रूड का इफ बट्स है, ग्रोथ का है, और साथ ही इन्फ्लेशन मॉनसून के जरिए कैसे प्ले आउट होता है इसका है। तो यानी आप अगले साल यानी कैलेंडर ईयर 2024 के कम से कम जून तक तो भूल जाइए रेट में कोई चेंज होने की संभावना, ऐसा आवाज़ एमपीसी की बातचीत से निकल के आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का जुड़ने के लिए और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए। धन्यवाद।